कौन कौन से सल्फेट्स जो हैं इनसॉल्युबल है पानी में। 3 एग्जांपल तो कम से कम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर। वो जो चार्ट बताया था लास्ट क्लास में आपको ध्यान नहीं, कैल्शियम सल्फेट पानी में नहीं मिलता है, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट भी पानी में आपकी नहीं मिलेगी, वैसे ही लेड सल्फेट भी आपका पानी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ओके, डैश इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्रिस्पी ईटेबल्स एट होम। घर में पकौड़े उकौड़े बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज होता है ताकि पकौड़े फूल जाएं, केक्स बनाने के काम आते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग ठीक है तीखा चीज बनाने के लिए कर सकते हैं, बट यदि केक वेक बनाना है तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। ओके, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, बट यदि हम लोग केक बनाना है तो वी विल यूज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, अंडरस्टूड? The formula of calcium hemihydrate is, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला किसी को लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसी को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम होती है, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। इसको हम लोग हीट करते हैं और हीट करने के बाद हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ओके, इसी को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हम। ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉल्ट। ये किसकी एग्जांपल है, किस टाइप की सॉल्ट हो सकती है, किस टाइप का सॉल्ट हो सकता है, गेस कर सकते हो क्या? किसी ने नहीं पढ़ा है क्या आज? एसिड से आई होगी और के आई होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस से आई होगी। एक्चुअली यदि हम इसकी फॉर्मेशन को गौर करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस KOH में मिला देते हैं तो एसिड प्लस बेस हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वाला पार्ट और के कंबाइन करेंगे, CH3COOK, ये हो गई सॉल्ट और मिला हमें वाटर, ठीक है ना। पोटासियम एसीटेट ये एक एग्जांपल हो जाएगा। यदि मैं बात करूं CH3COO- की तो ये आई एक वीक एसिड से और ये स्ट्रॉन्ग बेस से वाला है, तो बेसिक सॉल्ट हम इसको लेंगे। ओके, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या चीज मिलता है आपको, जल्दी एनीबॉडी? क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या मिलता है आपको? क्लोर एल्कली प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर की यदि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्लोरीन मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है इसको। क्लोरीन मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये तीन प्रोडक्ट। ओके, लास्ट क्लास किसी ने नहीं पढ़ा है बढ़िया से? चलिए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O is used for removing dash of water। क्या रिमूव करने के लिए यूज होता है, एनीबॉडी? हार्डनेस। यस, इट यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो बेसिकली जो है ये पानी में लेदर नहीं आती है, झाग नहीं आती। कुछ ऐसे पानी होते हैं जिसमें कैल्शियम के आयन, मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण झाग नहीं निकलता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डाल देते हैं सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H। ये डालने से क्या होता है,
जो हार्डनेस होती है पानी की वो खत्म हो जाती है और लेदर निकलती है। परमानेंट हार्डनेस पानी का हटाने के लिए यूज करते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, जल्दी बताओ, चलो ग्लोबल सॉल्ट का कोई फार्मूला बताओगे मुझे? So Na2SO4 dot 10H2O. गुड। Na2SO4 dot 10H2O. वॉशिंग सोडा Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 dot 10H2O. Epsom salt MgSO4 dot 7H2O. 7H2O. MgSO4 dot 7H2O. POP, plaster of Paris. CaSO4 dot half H2O. H2O. Calcium sulfate dot half H2O. Gypsum. CaSO4 dot 2 H2O. White vitriol. ZnSO4 dot 7 H2O. Zinc sulfate dot 7H2O. Green vitriol. Ferrous FeSO4 sulfate or what? 7 H2O. ठीक है। Blue vitriol. CuSO4 dot 5 H2O. Okay. तो लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ सॉल्ट्स में। तो ये जो लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होती है उसकी वजह से कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज भी आती है, जैसे कलर आती है या हार्डनेस आती है, ये डिपेंड करती है। ओके, जैसे कॉपर सल्फेट और 5H2 है, FeSO4.7H2 है, ये ब्लू कलर की होती है, ये ग्रीन कलर की होती है। यदि आप इसको हीट कर दोगे तो ये व्हाइट हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। ओके, वही कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O घर में हम लोग इसको प्लास्टर करते हैं, मतलब सॉरी दीवार को स्मूथ करने के लिए, फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद उसमें हाफ 3/2 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होती है, ये जिप्सम बन जाती है, हार्ड हो जाती है। तो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है लूजली बॉन्डेड को डिफाइन करती है। तो हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से लिखना चाहते हो तो कुछ लिख लो, टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो टाइम, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, द स्ट्रेंथ of an acid from a base can be determined by their ionization in aqueous solution. देखो, कोई भी पर्टिकुलर एसिड है आपके पास या कोई बेस है आपके पास या कोई सॉल्यूशन है आपके पास और आपको उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है, तो सिंपल सी बात है, आप चेक क्या करोगे? आप चेक करोगे कि वो कितनी आयोनाइज कर रही है एक्वस सॉल्यूशन। आयोनाइज करने का मतलब क्या? एसिड कितनी H+ रिलीज कर रही है या बेस कितनी OH- रिलीज कर रही है एक्वस सॉल्यूशन पे, उसमें आप आराम से डिटरमाइन कर दोगे कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक। अब देखिएगा,
water also contains H plus and OH minus ions. आपको मालूम है वाटर भी फीबली आयनाइज करती है, प्योर वाटर का मैं बात कर रहा हूं, प्योर वाटर. प्योर वाटर ऑल्सो कंटेन्स H plus and OH minus ions, ये मालूम है आपको. बट यदि मैं बोलूं कंसंट्रेशन की, द कंसंट्रेशन ऑफ H plus and OH minus is same and is 1 into 10 to the power minus 7 moles per liter. देखो ये ध्यान देना है, यदि आप प्योर पानी लेते हो, प्योर पानी, तो उसमें जो कंसंट्रेशन होती है H प्लस की और OH माइनस की वो बराबर होती है, लगभग बराबर होती है. और कितनी होती है? 1 into 10 to the power minus 7 moles per liter. ओके, गॉट इट. और यदि आप इसका प्रोडक्ट निकालो, द प्रोडक्ट ऑफ concentration of H plus and OH minus is known as Kw or ionic product of water. देखो H plus आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन का यदि आप प्रोडक्ट निकालते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग Kw ऑफ वाटर या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ओके, तो ये आपको ध्यान देनी है. और ये वाली है एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो मैं बात कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी होती है. तो कहानी ये है कि पानी में H प्लस और OH माइनस दोनों होती है. अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है. जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो पानी ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, जितनी H प्लस है उतनी ही OH माइनस. और इसकी कंसंट्रेशन का यदि प्रोडक्ट निकालो Kw, मैं निकाल दिया 1 into 10 to the power minus 7, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर into 1 into 10 to the power minus 7 moles per liter. ओके, गॉट इट. ये हुई H प्लस की कंसंट्रेशन और ये हुई OH माइनस की कंसंट्रेशन. ओके, अब ये दोनों को इंटू करोगे तो इट विल कम 1 into 10 to the power minus 14 मोल स्क्वायर स्लैश लीटर स्क्वायर. ओके, ये आ जाएगी आपको Kw की वैल्यू. और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वाटर की जो Kw की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये दिमाग में रखना. वाटर की Kw की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, इसको पहले नोट करो, मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी नोट करो. जल्दी. ओके, लिख लिया. अब इसमें देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि पानी में अब चाहे कुछ भी मिला, आप एसिड मिलाते हो तो क्या होता है, मुझे ये बताना. पर्टिकुलरली मैं नेक्स्ट बोर्ड को मिटाऊंगा फिर लिखूंगा उसमें. सिंपली मुझे बताओ, पानी में मैं यदि एसिड डालता हूं तो क्या होगा, तो बोल सकते हो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी,
पानी में आप तो एसिड का डेफिनेशन तो जानते ही हो, एसिड एक ऐसी चीज है जिसको पानी में डालने से H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ओके, पानी में H+ डालोगे, सॉरी पानी में एसिड डालोगे तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, और ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये रेशियो नहीं चेंज। आप एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हो, एसिड को पानी में डाल के बना रहे हो, तो H+ की कंसंट्रेशन नो डाउट बढ़ेगी, ये वाला कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बट इसको यही वैल्यू रहना है, और इसको जब यही वैल्यू रहना है, ये बढ़ रहा है तो इसको घटना पड़ेगा, OH- घटती है। तो जब पानी में एसिड डालते हो तो H+ इंक्रीज हो जाएगी और OH- घट जाएगी, और इस रेशियो में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता है, ये वाली कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर, ये दिमाग है। ओके, देखो आपके बुक में बहुत जनरल में KW का डिस्कशन किया है और आपके सिलेबस में पूछा जाता है कभी कभार, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट में और थोड़ा डेप्थ में जाया जाता है, जो फिलहाल आप लोग नहीं समझोगे, सीनियर क्लास में आओगे तब समझोगे। बट इतना जान लो कि H+ और OH- जो एसिड रिलीज करता है, सॉरी H+ और OH- जो वाटर रिलीज करता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो इतनी होती है दोनों, और दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 × 10⁻14 होती है, और ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे आप एसिड डालो या बेस डालो। बेस डालोगे तो ये वाली बढ़ जाएगी, ये वाली, सिंपल सी बात। लिख लिया सबने? मैं आगे बताऊंगा, बेटा दो। यस सर। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस निकालने के लिए a scale was devised, a scale was devised by a Danish biochemist S.P.L. Sorensen, S.P.L. Sorensen, known as pH scale। देखो अब एक स्केल बनाएंगे, एक स्केल बनाएंगे, वो स्केल क्या बताता है कि कौन एसिड कितना स्ट्रांग होगा, कौन बेस कितना स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड कितना वीक। उसमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है, वो कॉरस्पॉन्ड करती है कुछ एसिड से या कुछ बेस से। वो स्केल बताता है कि कोई चीज कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, और उस स्केल को बनाया था एसपीएल सोरेनसन ने, और उस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है ना। उस स्केल को बोला जाता है पीएच स्केल। वैसे आप पीएच के बारे में जानना चाहते हो तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंज। पोटेंज बोले तो पावर, जर्मन वर्ड है। पोटेंज का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितनी हाइड्रोजन आयन निकल सकती है एक सॉल्यूशन में। ओके, उससे हम बताएंगे। अब देखिएगा, जनरल आपको इंफॉर्मेशन होगा, उस जनरल इंफॉर्मेशन से आपको ये बात मालूम है कि एसिड को जब आप वाटर में डालते हो तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे। ओके, एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करती है, या H+ भी आप इसको बोलते हो, और वहीं आप बेस को यदि डालते हो पानी में तो OH- आयन। ओके, अब ये जो पीएच है ये इंडिकेट करता है द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। यदि हमें कोई भी चीज का पीएच मालूम चल जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कितनी हाइड्रोनियम आयन है।
या कितनी H प्लस आयन। तो यदि कोई एसिड वाटर में जाने के बाद हाई अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सिंपल सी बात है ना। यदि कोई एसिड पानी में जाने के बाद हाई अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करता है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और लो अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ओके, सिमिलरली बेस जो है वो हाई अमाउंट ऑफ OH माइनस देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, लो अमाउंट ऑफ OH माइनस देगा तो। आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन रखता हूं, बेस जो है एक बेसिक सॉल्यूशन है आपके पास, क्या उसमें H प्लस आयन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, सिंपल सी बात है। बेस को मैंने पानी में डाला तो पानी में तो पहले H प्लस थी, OH माइनस थी, OH माइनस बढ़ गई और H प्लस घट गई बहुत। तो बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयंस रहते हैं पर बहुत कम है, और उस ऊपर हम कर सकते हैं बहुत ज्यादा H प्लस होगा। वीक वाला एसिड रहेगा तो थोड़ा कम H प्लस रहेगा, और यदि बेस रहेगा तो बहुत कम H प्लस रहेगा। ओके, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट को तो कांस्टेंट रखना है। OH माइनस बढ़ जाएगी तो H माइनस घटे, H प्लस घटेगी, बहुत घटेगी, बट वो तो कांस्टेंट रहेगा 1 × 10⁻⁻⁻, ठीक है। तो बेस में भी H प्लस होता है, ओके, बस बहुत कम। अब देखो, यदि तो समझना चाहते हो तो मैं फिगर ही बना देता हूँ, ये आइडिया क्लियर दिखा। यदि रेंज की बात करो, ओके, रेंज ऑफ pH, रेंज ऑफ pH होता है 0 to 14 at 25 डिग्री। तो जो स्केल होती है, अलग अलग स्केल होती है, स्केल होती है ना, कोई स्केल होता है 10 सेंटीमीटर का, कोई स्केल होता है 20 सेंटीमीटर का। वैसे pH एक स्केल है जिसका रेंज है फ्रॉम 0 to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, ओके, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगी तो pH की जो रेंज है वो भी वेरी कर जाएगी, 0 से कम भी हो सकता है, 14 से ज्यादा, ओके। अब मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाता हूँ, मेरे इसमें ब्लू पेन देखो, ओके, देखो ये जो ब्लू वाला पोर्शन में ड्रॉ किया, ओके, तो ये ब्लू पोर्शन का मतलब है H, और ये जो कलरलेस पार्ट है इसका मतलब समझ लो OH माइनस, ओके। अब मुझे ये बात बताओ, यदि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसकी pH की वैल्यू 0 के आसपास आ रही है या 1 के आसपास आ रही है, तो उसमें ये ब्लू वाला पार्ट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा दिख रही है, ये ब्लू वाली पार्ट ज्यादा है। तो कोई पर्टिकुलर चीज यदि उसकी pH ये 0 के आसपास या 1 2 3 4 5 6 7 से नीचे है तो दिख रही है कि H प्लस काफी ज्यादा है, ओके। तो ये ध्यान देनी है कि H प्लस की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर रही है 7 से इधर जा रही है। 7 से आप इधर जा रहे हो तो आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, और H प्लस ठीक है ना, ये ब्लू वाली पोर्शन इंक्रीज कर रही है। तो यदि H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है
ये सिंपल सी दिमाग रखनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, 7 से आप इधर आ रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। वहीं आप देखोगे 7 से उधर जा रहे हो तो H+ की कंसंट्रेशन बहुत कम हो रही है और OH- जो कलरलेस पोर्शन है वो बढ़ रहा है। ओके, तो इधर H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ओके, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक यही बोलता है कि यदि कोई सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, यदि हम वो पता कर ले तो हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक। तो ये स्केल से हमें पता चलता है कि यदि रेंज तो इसकी है 0 to 40, यदि कोई pH का वैल्यू आता है 0 to 7 के बीच में तो वो एसिडिक होगी, 0 to 7 to 14 के बीच में आती है तो वो बेसिक होगी, और यदि 7 आती है तो न्यूट्रल होगी। And these things are all defined at 25 degrees Celsius. Okay. यदि टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि 7 पे न्यूट्रल की वैल्यू हमेशा रहेगी। 7 न्यूट्रल तभी मतलब होता है जब 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट हमें कैसे पता चलेगा कि H+ की कंसंट्रेशन किसी में ज्यादा है किसी में कम? ओके, वो हमें देखना। So there is a thing known as universal indicator. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ several dyes देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होती है? बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम लोग मिलाते हैं, सिंगल इंडिकेटर नहीं होती, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक मिक्सचर तैयार करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है और उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की सॉल्यूशन उस पे डाली जाए तो वो कलर जो शो करेगा अलग अलग कलर। ओके, और अलग अलग कलर को हम देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन किसकी। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर पे कोट करते हैं, दैट इज नोन एज पीएच पेपर। ओके, क्या किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों का मिला एक स्पेशल टाइप की पेपर आती है जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, उस पे हम लोग ये डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो उसमें जाता है और हमें मिलता है पीएच पेपर। ओके, तो मेरे पास पीएच पेपर आ गया। अब देखो पीएच पेपर कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कौन कौन होते हैं और कौन कौन से कलर क्या इंडिकेट करते हैं। हर कलर की कुछ इंडिकेशन है, कोई एक पर्टिकुलर कलर बताता है हमें कितनी कंसंट्रेशन, कोई एक पर्टिकुलर कलर हमें बताता है कि इतनी कंसंट्रेशन। ओके, तो वेरी सिंपल में आप यही समझ लो, ये पीएच स्केल हो गई जिसकी रेंज है 0 से 14, 7 इसकी नॉर्मल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस पे। आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है 0 के आसपास, फिर घटते चले जाती है 14 तक। बहुत ज्यादा है तो एसिडिक रहेगा, बहुत कम है तो बेसिक। ओके, और हम लोग एक पेपर बनाते हैं पीएच पेपर, उस पर कोई इंडिकेट मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के बना दिया जाता है और उस पर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन डालते हैं तो एक डेफिनेट कलर हमें देता है और उस डेफिनेट कलर से हमें पता चलता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ओके, तो ये पार्ट को जल्दी से लिख लो, फिर एक मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, उसको हम लोग देखें और कोई भी डाउट हो इसमें पूछ लो। कोई डाउट तो नहीं है इस पे ना? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं।